नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्टमेंट कर्नाटक 2022 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने निवेशकों को रेड टेप के जाल में उलझाने के बजाय निवेश के लिए रेड कारपेट का माहौल बनाया। हिस्सा बनाने वाले सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये वो जगह है जहां ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। ये वो जगह है जहां हर तरफ नेचर और कल्चर उसका अद्भुत संगम दिखता है। ये वो जगह है जिसकी पहचान वंडरफुल आर्किटेक्चर से भी है और वाइब्रेंट स्टार्टअप से भी है। जब भी टैलेंट और टेक्नोलॉजी की बात आती है तो दिमाग में जो नाम सबसे पहले आता है वो है ब्रांड बेंगलुरु। और ये नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के कालकाजी में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3024 नवनिर्मित आवासीय इकाइयों का उद्घाटन करेंगे और उन्हें चॉपियां सौंपेंगे। फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भूमिहीन शिविर में पात्र लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे। सभी को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण 376 झुग्गी झोपड़ी समूहों का स्वस्थान पुनर्वास कर रहा है। पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी निवासियों को उचित सुविधाओं के साथ बेहतर और स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान करना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कालकाजी विस्तार, जेलोरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं शुरू की हैं। परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है और 3024 फ्लैट बनकर तैयार है। इनका निर्माण लगभग 345 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और ये सभी नागरिक सुविधाओं से युक्त फ्लैट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और राजस्थान को कई सौगात देने के बाद आज राजधानी रांची के जो हम कह सकते हैं अति पिछड़े लोग हैं उनको सौगात देने जा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कोविड की। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1326 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1723 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 17,912 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। और अब बात झारखंड की। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नई मरीजों को पहचान की गई है, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में इस दौरान कोरोना के 3 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 1 मरीज स्वस्थ हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 5 सक्रिय मामले शेष हैं। कोरोना से बचाव में टीकाकरण की अहम भूमिका रही है और देश में कोविड के खिलाफ जारी इस जंग में टीकाकरण अभियान काफी तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन समिति की बैठक में मंकी पॉक्स को अभी भी वैश्विक स्वास्थ्य की आपातकालीन श्रेणी में रखने का फैसला लिया गया है। रेगुलेशन के मानदंडों को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल कंसर्न के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को पूरा करता है। संगठन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आपातकालीन समिति ने स्वीकार किया है कि पिछली बैठक के बाद से कई देशों में मंकी पॉक्स के प्रकोप की वैश्विक प्रतिक्रिया में कुछ प्रगति हुई है, जिसमें व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप और टीकों की प्रभावशीलता पर उभरती जानकारी शामिल है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ने टिप्पणी करते हुए वैश्विक स्तर पर मामलों में गिरावट का उल्लेख किया। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका और अफ्रीका के क्षेत्रों में प्रगति कम हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में मामले बढ़ रहे हैं और अन्य देशों में कम रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के दौरे पर हैं। पहले दिन आज वो कोहिमा में नागालैंड सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी और शिलान्यास करेंगी। 3 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू कोहिमा युद्ध समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और
किगवेमा गांव का भी दौरा करेंगी, जहां वे ग्राम परिषद के सदस्यों के साथ साथ स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं उनके साथ बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी और मिजोरम राज्य में शिक्षा से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति आइजोल स्थित राजभवन में मिजोरम सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी। 4 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू आइजोल में मिजोरम विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। वे अपने सम्मान में सिक्किम सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में शामिल होंगी और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति 5 नवंबर को दिल्ली लौटने से पहले रावोगला में महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो सदस्य हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का ये पूर्वोत्तर का पहला दौरा है। और अब बात कर लेते हैं आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की। इसका दूसरा चरण कल से पूरे राज्य में शुरू हो चुका है, जो 14 नवंबर तक चलेगा। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज में इसके तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री सोरेन लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद यह कार्यक्रम साहिबगंज में शुरू होने वाला है। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन जारी किया है। उन्हें 3 नवंबर को रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। ईडी ने पुलिस महानिदेशक को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें ईडी कार्यालय के आसपास सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस जो ईडी की कार्रवाई है उसका स्वागत किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को वोटर लिस्ट के रिवीजन के कार्य से अलग करने का निर्देश दिया है। पत्र में यह लिखा गया है कि राज्य सरकार इस संबंध में चर्चा कर वहां के वोटर लिस्ट में हो रहे सुधार के काम में किसी दूसरे पदाधिकारी को लगाया जाए। सीसीएल में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। रांची स्थित मुख्यालय समेत राज्य भर के सभी इकाइयों में इसका आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में आज सीसीएल मुख्यालय से जवाहर नगर कॉलोनी तक सतर्कता जागरूकता मार्च पास्ट आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान के अधिकारी और कर्मी शामिल हुए। तो हम देख रहे थे किस तरह से सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान एक अवेयरनेस भी फैलाया जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान आमतौर पर मौसम शुष्क बना रहा। इस दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 7 नवंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल आवासीय कार्यालय में दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी सुजीत मुंडा ने मुलाकात की। श्री मुंडा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आगामी 4 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाले ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए उनका चयन टीम इंडिया में हुआ है। मौके पर मुख्यमंत्री ने सुजीत मुंडा को ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान श्री सोरेन सुजीत मुंडा को क्रिकेट किट भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने श्री मुंडा को रांची में जमीन और उसी जमीन पर घर देने का भरोसा भी दिलाया। और अब बात कर लेते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की। क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाने का प्रयास करेगी। विश्व कप के ग्रुप मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर जीत की लय वापस पाने पर होगी। सेमीफाइनल में स्थान बनाने के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बहुत ही अहम है। टीम इंडिया यहां जीत दर्ज करती है तो इस ग्रुप से दक्षिण अफ्रीका और भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। भारत ने प्रतियोगिता की शानदार शुरुआत की थी। पहले ही मैच में पाकिस्तान को मात दी
फिर नीदरलैंड को हराया। वहीं पर्थ के उछाल भरी पिच पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज केएल राहुल का फॉर्म सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। रोहित शर्मा भी इस मैच में बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में हैं और उनकी नजर इस मैच में एक और बड़ी पारी खेलकर T20 विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने के महिला जयवर्धन के रिकॉर्ड को तोड़ने की होगी। मध्य क्रम में सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बड़ी पारी खेलने का मादा रखते हैं। चोट के कारण दिनेश कार्तिक का इस मैच में खेलना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में ऋषभ पंत को इस मुकाबले में मौका मिल सकता है। वहीं गेंदबाजी में अनुभवी भुवनेश कुमार और मोहम्मद शमी के साथ साथ युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप ने पिछले 3 मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है। पिछले मैच में महंगे साबित हुए अश्विन के स्थान पर युजवेंद्र चहल को बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया जा सकता है। I think we respect them a lot. I think they're a very good team. I think this format and this World Cup has really shown us that honestly you can't take any team lightly. Ireland, showed that against England. We've seen enough games in this competition. दूसरी तरफ अगर बात बांग्लादेश की करें तो टीम का प्रदर्शन अब तक मिला जुला रहा है। ग्रुप 2 में वो 4 अंक के साथ भारत के बाद तीसरे स्थान पर है। बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के खिलाफ जीत हासिल की थी। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साकिब अल हसन की कप्तानी में बांग्लादेश भी सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस में बना हुआ है। ऐसे में टीम भारत के खिलाफ जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। अगर बात दोनों ही टीमों के बीच हुए अब तक के T20 मुकाबले की करें तो दोनों के बीच 11 मैच हुए हैं। इसमें से भारत ने 10 में जीत हासिल की है। एक मैच को बांग्लादेश अपने नाम करने में सफल रही है। T20 विश्व कप में भारत और बांग्लादेश 3 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें तीनों बार भारत ने जीत हासिल की है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ अपने 100% जीत के रिकॉर्ड को बराबर करने की होगी। भारत और बांग्लादेश 4-4 अंकों के साथ ग्रुप 2 के दूसरे और तीसरे स्थान पर है और दोनों ही टीमों की कोशिश इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल के करीब पहुंचने की होगी। खासकर भारत के लिए काफी अहम मुकाबला, क्योंकि पिछले मैच में हार के बाद भारत की कोशिश यही होगी कि वो जीत की पटरी पर एक बार फिर से लौटे। एडिलेड ओवल से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज। और क्रिकेट के बाद अब चलते हैं ट्विटर की दुनिया में। है ट्विटर के जो हम कह सकते हैं कि फैंस है और फॉलोअर्स है, उनके लिए एक बुरी खबर है। एलन मस्क ने कहा है कि ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए उन्हें अब $8 प्रति महीने चुकानी होगी। 650 रुपए के आसपास सब ब्लू टिक के लिए आपको चुकाने होंगे। मस्क ने ट्विटर पोस्ट पर रिप्लाई करने, उल्लेख करने और सर्च करने में प्राथमिकता के साथ ट्विटर की जो सदस्यता सेवा है उसके लिए हर महीने $8 शुल्क लेने की योजना बनाई है। और हेरिटेज वॉक के सेगमेंट में आज हम आपको सैर कराते हैं असम स्थित तलातल घर की। ये है असम के रंगपुर में स्थित भव्य तलातल घर। यह अहोम राजवंश के समय का एक महल है जिसे राजा स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बनवाया था। तलातल घर को अहोम साम्राज्य की बेहतरीन वास्तुकला और शानदार निर्माण प्रक्रिया का अच्छा उदाहरण माना जाता है। राजा स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने 18वीं सदी के आरंभ में अहोम साम्राज्य की राजधानी को गढ़गांव से बदलकर रंगपुर को राजधानी बना दिया था, जहां ये तलातल घर मौजूद है। इसे अहोम साम्राज्य का सबसे विशाल स्मारक भी माना जाता है। तलातल का मतलब है बहुमंजिला। तलातल घर में वास्तुशिल्पीय प्रतिभा के अलावा स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधनों का भी शानदार प्रयोग देखने को मिलता है। इसके निर्माण में बतखों के अंडे, चिपचिपे चावल और घोंघा चूना जैसी चीजों का उपयोग हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि तलातल घर को पहले आवासीय महल बनाने के बजाय एक प्रशासनिक और सैन्य केंद्र के रूप में तैयार किया गया था। तलातल घर में जमीन के नीचे बनी मंजिलें और सुरंगें हमेशा से लोगों के लिए आश्चर्य का विषय रही हैं। यह गुवाहाटी से लगभग 350 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। अहोम राजवंश ने यहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी में लगभग 600 सालों तक शासन किया था और इस दौरान इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, कला और संस्कृत का महत्वपूर्ण विकास हुआ था। असम के लोगों के दिलों में अहोम साम्राज्य की निशानी बेहद खास स्थान रखती है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अगर आप भी पूर्वोत्तर में घूमने का प्लान बना रहे हैं
तो तलातल आपके इंतजार में है। लेकिन अब हम बाहर से फिर लौटते हैं राज्य में और देखते हैं विभिन्न जिलों में क्या कुछ चल रहा है अपने जिला खबर सेगमेंट में। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविरों के दौरान प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों से योजनाबद्ध तरीके से आवेदनों का निष्पादन करने एवं लाभुकों को योजनाओं का लाभ देने हेतु अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत धनबाद जिले के विभिन्न प्रखंडों में आज शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के उपायुक्त ने शिविर की सूची जारी कर सभी से अपील की है कि योजनाओं के लाभ एवं शिकायतों के निष्पादन हेतु शिविर में अवश्य आएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 नवंबर को पलामू के दौरे पर रहेंगे। जिले के उपायुक्त ए दोड्डे ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित पलामू दौरे को लेकर समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जनता दरबार आयोजित कर जिले के दूर दराज से पहुंचे फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुई। साथ ही प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया यादव ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पहले चरण में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने लंबित आवेदनों को जल्द निष्पादित करने के निर्देश दिए। गोड्डा जिले के विभिन्न पंचायतों और वार्डों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के उपायुक्त ने सूची जारी करते हुए आमजनों से अपने पंचायत में आयोजित होने वाले शिविर में भाग लेने की अपील की है। देवघर जिले में भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में लगाए गए विशेष शिविर में कृषि मंत्री बादल शामिल हुए और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। रांची जिले के नामकुम प्रखंड के बड़ा कवाली में जुआ खेल रहे 18 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के पास से 6 बाइक, 2 कार और करीब 54,000 रुपए नगद जब्त किए हैं। रामगढ़ जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जनता दरबार में सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को मामले के निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र स्थित गोंदलपुरा कोल परियोजना के तहत अदानी फाउंडेशन ने महंगाई कला पंचायत स्थित अंबाजीत मध्य विद्यालय में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में 81 ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी। और अब बात आपके स्वास्थ्य की। स्वस्थ जीवन शैली के लिए शारीरिक गतिविधियां करना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए सरल और प्रभावी तरीका है पैदल चलना। तो आज भी करते हैं मॉर्निंग वॉक और जानते हैं उसके फायदे। सैर करने से जीवन शैली से संबंधित कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। सिर्फ आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक पैदल चलने से आपके स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है। नियमित सैर करने के कई फायदे हैं। सुबह की सैर चिंता के लक्षणों को भी हटा सकती है। वैसे तो पैदल सैर करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा है, लेकिन यदि सुबह प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा हो या आपके पास सुबह सैर करने का समय ना हो तो दिन में या शाम के समय भी आप सैर पर जा सकते हैं। वॉकिंग करने से हम अपनी बॉडी को टोन अप रख सकते हैं, अपने जॉइंट्स एंड मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे कि हम ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से बचाव कर सकते हैं, अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। वॉकिंग करने से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, जिससे कि पेट में गैस का बनना या इनडाइजेशन का होने के चांसेस कम होते हैं। वॉकिंग करने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारा मूड एलिवेट होता है, हमें नींद अच्छी आती है। इसके अलावा वॉकिंग करने से हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस इंप्रूव होता है और ये देखा गया है यदि आप रेगुलर वॉक करते हैं तो आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। सैर बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि चलने के लिए किसी विशेष कौशल, जिम या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये स्वस्थ रहने का सबसे आसान विकल्प है। वॉकिंग करने के लिए आवश्यक है कि हम ढीले और कंफर्टेबल वस्त्र डालें। जूते अपने कंफर्टेबल होने चाहिए। जो वॉकिंग ट्रैक है वो स्मूथ होना चाहिए, उसमें गड्ढे या अनइवन नहीं होना चाहिए जिससे कि हमें चोट लगने का डर है। और वॉकिंग करने का एक तरीका है कि आप यदि 30 मिनट हर रोज वॉक करते हैं तो उसमें पहले 5 मिनट आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाइए, जिससे कि आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस धीरे धीरे इंप्रूव होगा, बॉडी का कंडीशनिंग होगा। और बीच के 20 मिनट के आसपास आप थोड़ा तेज चलिए, जिसमें कि आपका रिदमिक रेस्पिरेशन होना चाहिए, हल्का पसीना आना चाहिए और आखिर के 5 मिनट आप धीरे धीरे सांस लीजिए। WHO के अनुसार हमें हर रोज 30 मिनट कम से कम वॉक करना चाहिए, हफ्ते में 5 दिन।
बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी को नियमित रूप से सैर करनी चाहिए। क्या आप पैदल सैर करने निकलते हैं? अगर नहीं तो सैर के लिए जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सैर करना स्वस्थ रहने का सरल और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो अभी हम जान रहे थे अपने एक्सपर्ट से कि मॉर्निंग वॉक कितना महत्वपूर्ण है। धनबाद स्थित डीजीएमएस कार्यालय का रिकॉर्ड रूम किसी धरोहर से कम नहीं है। यहाँ पर कई दस्तावेज कई दशकों से सहेज कर रखे गए हैं। हालांकि अब उनका डिजिटलीकरण भी हो रहा है। खानों और तेल क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए केंद्रीय नियामक एजेंसी खान सुरक्षा महानिदेशालय डीजीएमएस का धनबाद स्थित कार्यालय भवन एक हेरिटेज बिल्डिंग है, जो 116 सालों के बाद भी उसी शान से खड़ा है। डीजीएमएस के डीजी प्रभात कुमार ने बताया कि साल 1908 में इस भवन में कार्यालय शिफ्ट हुआ था और तब से अब तक यह बिल्डिंग उसी रूप में है। हाँ, इस बिल्डिंग को बने हुए तकरीबन 116 साल हो गए हैं और ये ऑफिस यहाँ पे 1908 में शिफ्ट हुआ था। 1906 के आसपास ये बिल्डिंग बन गई थी। तब से ये बिल्डिंग जैसा दिख रहा है इसी रूप में हमने इसको बना के रखा है। इस हेरिटेज बिल्डिंग की वास्तुकला और इसकी खूबसूरती देखने लायक है। रात में कृत्रिम रोशनी में तो ये और भी सुंदर नजर आता है। यहाँ कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को इस हेरिटेज बिल्डिंग पर गर्व है। ये जो बिल्डिंग है हेरिटेज बिल्डिंग है। धनबाद में बहुत कम ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि हेरिटेज हैं और ये मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है और इसको मोरलेस जिस स्टेटस में 100 साल पहले थी उसी टाइप से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। और एज एन एम्प्लॉई ऑफ दिस डायरेक्टरेट हम लोग भी अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं कि इस टाइप की बिल्डिंग में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। यहाँ इस परिसर में कई ऐसी निशानियां भी हैं जो इसके धरोहर होने का प्रमाण है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, साथ ही साथ एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ भी है। डीजीएमएस के कैंपस में ये बरगद का पेड़ है और इसकी इस जटा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेड़ निश्चित तौर पर 100 साल से तो जरूर पुराना है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि इस हेरिटेज कैंपस में इस तरह के कई ऐसे निशान हैं जो ये साबित करते हैं कि ये बहुत ही पुराना कैंपस रहा है और अभी तक उसकी जो वो खूबसूरती है वो आज भी उसी तरीके से बरकरार है। डीजीएमएस के डीजी प्रभात कुमार ने बताया कि यह हेरिटेज बिल्डिंग खनन क्षेत्रों में काम कर रहे एक्सपर्ट और कंपनियों के लिए माइनिंग के मक्का के समान है। खनन कार्यों में परेशानी होने से लोग इस कार्यालय का रुख करते हैं, जिन्हें समाधान के लिए यहाँ से परामर्श मिलता है। पूरे भारत में एक माइनिंग का जिसको मक्का बोला जाता है, ये माइनिंग का मक्का है। ठीक है, यहाँ पे सभी जगह से लोग इवन माइनिंग के काम के लिए ही नहीं बल्कि हमसे गाइडेंस लेने के लिए भी आते हैं। ये इतना रेपुटेशन ऐसा है इस डिपार्टमेंट का कि लोग कभी माइंस में पूरे इंडिया में कभी भी कोई तकलीफ में आते हैं, कैसे माइन देखते हैं, चलने में दिक्कत है तो हमारे पास आते हैं। झारखंड में कुछ गिने चुने धरोहर हैं जिसमें धनबाद का डीजीएमएस हेरिटेज बिल्डिंग भी शामिल है। यह हेरिटेज बिल्डिंग कालजयी बना रहे, इसके लिए इसके रखरखाव को यूं ही बरकरार रखने की आवश्यकता है। डीजीएमएस का जो ये बिल्डिंग है ये हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर जाना जाएगा और निश्चित तौर पर क्योंकि ये 100 साल से पुराना बिल्डिंग है और उसके बाद इस कार्यालय ने उसको उसी तरीके से मेंटेन करके भी रखा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो हम कह सकते हैं ये हमारे इतिहास की जो धरोहर है उसे लोग और संजो कर रख सकते हैं। अपने सहयोगी अजय के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, धनबाद। तो हमारे झारखंड में ऐसे जो धरोहर हैं इसकी कमी नहीं है। और अब बात कर लेते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम की। जनजातीय बाहुल्य पाकुड़ जिला में बालिका शिक्षा को संबल प्रदान किया जा रहा है। इससे यहाँ की छात्राएं कुछ बनने और कुछ कर गुजरने की चाहत लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और ये सब यहाँ संभव हो पा रहा है। अब वे दोबारा स्कूल की चौखट से जुड़कर खुद को काबिल बना रही हैं। स्मार्ट क्लास है, आईसीटी लैब है, हम लोग को कंप्यूटर में भी पढ़ाई चल रहा है। हमारे स्कूल में सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती है, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ पे साइंस भी बहुत अच्छा से पढ़ाई होती है, कंप्यूटर पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ स्मार्ट रूम भी है, आईसीटी रूम भी है। आईसीटी में हम लोग को बहुत अच्छा से समझाती है। कंप्यूटर का पढ़ाई हम लोग का यहाँ बहुत ही अच्छा होता है। कंप्यूटर में हम लोग टाइपिंग भी सीख गए हैं और ड्राइंग, और हम लोग का प्रैक्टिकल भी होता है और बहुत कुछ पढ़ाई होता है आईसीटी में, जो कि हम बहुत अच्छे तरह से देख के भी समझ सकते हैं। साइंस की भी पढ़ाई हो जाती है यहाँ पर बहुत अच्छे से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, आर्ट्स की भी पढ़ाई हो जाती है।
झारखंड राज्य के अंतिम छोर पर बसे कम महिला साक्षरता दर वाले पाकुड़ को जब से आकांक्षी जिला के रूप में चयनित कर यहां शिक्षक के क्षेत्र में काम शुरू हुआ है, तब से बच्चियों के शैक्षणिक स्तर में काफी सुधार हुआ है। गांव में रहने वाली छात्राओं को स्कूली शिक्षा और नैतिक शिक्षा ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान दिया जा रहा है, ताकि वे प्रौद्योगिकी को करीब से जान सकें, अपना सकें। सब्जेक्ट तो बच्चे यहाँ पे पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर जगह पे अभी कंप्यूटर का महत्व है। कंप्यूटर का नॉलेज अगर नहीं होगा तो बच्चे आगे जाके कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे रोजमर्रा के जीवन में जैसे हर चीज जरूरी है, वैसे कंप्यूटर भी जरूरी है। तो बच्चे को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्यूटर हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है। 11 सिस्टम है और यहाँ पे 400 के करीब बच्चे हैं और सभी बच्चों को हम लोगों का कोशिश है कि उन्हें अच्छे से अच्छे कंप्यूटर की शिक्षा दे सके। जिला शिक्षा पदाधिकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष जोर दे रहा है, ताकि गांव की छात्राएं बेहतर शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य संवार सकें। हमारा जो पाकुड़ है ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। आईसीटी लैब है और स्मार्ट क्लास लगा हुआ है। आईसीटी लैब में जो कंप्यूटर है उसमें जो कंटेंट है वो सब डाला गया है, जिससे कि अगर टीचर वहाँ पर उपलब्ध नहीं रहे तभी भी आईसीटी कोऑर्डिनेटर पढ़ाते हैं। टीचर खड़े रहते हैं और अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है तो वो उस कंटेंट को बताते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजों को हम लोग वहाँ पर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो स्मार्ट क्लास है वो बहुत ही अच्छा है, लड़कियों को बहुत फायदा हुआ है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से झारखंड के जनजातीय बाहुल्य पाकुड़ जिला में शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार हुआ है। जो स्कूल पहले मूलभूत सुविधाओं तक से महरूम थे, वहां स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर की शिक्षा सपने के सच होने के समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में जाते जाते मुख्य समाचार पर एक बार फिर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक को किया संबोधित। कहा, पिछले वर्ष भारत ने करीब 84 बिलियन का रिकॉर्ड एफडीआई किया हासिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। अवैध खनन मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए भेजा समन। ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर पुलिस मुख्यालय को भी लिखा पत्र। और आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। भारत की जीत से सेमीफाइनल की राह होगी आसान।